नमस्कार, मैं हूं मनोज टिब्लेवाल आकाश। एक मुलाकात में आज हमारे खास मेहमान हैं भारतीय पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष शंकर सिंह वाघेला जी। 21 जुलाई 1940 को गुजरात के गांधीनगर में जन्मे वाघेला जी गुजरात के कद्दावर नेता हैं। वाघेला जी पहले भारतीय जनता पार्टी की अगली कतार के नेताओं में से एक थे, लेकिन बदली परिस्थितियों में उन्होंने भाजपा से किनारा किया और कांग्रेस में शामिल हो गए। वाघेला जी गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर केंद्र सरकार में वस्त्र मंत्री तक रह चुके हैं। इसी साल इनके गृह राज्य गुजरात में विधानसभा के चुनाव भी होने जा रहे हैं। आज हम शंकर सिंह वाघेला जी से तमाम सवालों पर विस्तार से बात करेंगे। वाघेला जी, आपका स्वागत है हमारी खास पड़ताल एक मुलाकात में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपसे जानना चाहेंगे कि अभी हाल में ही आपको आईटीडीसी इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपकी प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहले तो ये पब्लिक अंडरटेकिंग है और मैं समझता हूँ कि होटल्स जो है हमारी खुद की और जॉइंट वेंचर, आने वाले दिनों में कस्टमर को ध्यान में रखते हुए ये जो गवर्नमेंट ब्रांड है अशोका आईटीडीसी, उसकी ब्रांड इमेज अच्छी बने और जो भी यहाँ आए खुश होकर जाए, चाहे हाइजीन हो, सफाई हो, दूसरी जो भी फॉर्मेलिटीज़ हो। और मैं समझता हूँ कि इसमें यही प्रायोरिटी के साथ जो हमारे ऑफिसर्स है और स्टाफ है, इनसे मिलकर कस्टमर को ध्यान में रखते हुए कॉम्पिटिटिवली जो दूसरी 5 स्टार होटल्स है प्राइवेट लोगों की, उसके लाइन में इसका भी नंबर 1 होना चाहिए। ये हमारी प्रायोरिटी होगी। आईटीडीसी के कामकाज को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए चुनौतियाँ क्या आपके सामने हैं? देखिए, इसमें टूरिस्ट मेन चीज़ है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। उसमें जो प्रवासी आएगा हिंदुस्तान में, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रवासी 2 किस्म के आएंगे, एक तो बिजनेस के हिसाब से आएंगे, दूसरे काम के हिसाब से आएंगे और साथ में टूरिज़्म भी करेंगे। और दूसरे जो डोमेस्टिक टूरिस्ट है, यहाँ से बैंकॉक जाते हैं, दुबई जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, वही लोग यहाँ आए, उनको जो सुविधा चाहिए घूमने फिरने की वो उपलब्ध हो। और इस हिसाब से टूरिस्ट को ध्यान में रखते हुए, इनकी डिमांड्स मद्देनज़र रखते हुए आईटीडीसी क्या सुविधा दे सकती है, वो आने वाले दिनों में हम सोचेंगे। हमारे देश में तमाम ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहां पर अभी अच्छे होटल की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस दिशा में आईटीडीसी क्या कुछ करेगा आगे? पर्यटन 2 किस्म के हैं। एक तो बिल्कुल जो घूमने के लिए जाते हैं, गर्मी है तो ठंड प्रदेश में जाते हैं, मानसून में केरला में जाते हैं, अंडमान निकोबार से लोग जाते हैं, निकोबार तो नहीं जाते लेकिन अंडमान जाते हैं। और दूसरा रिलीजियस कंसेप्ट है। जैसे बुद्ध गया है तो दुनिया के जितने बुद्धिस्ट हैं एक बार ज़रूर वहाँ आएंगे। इनको ध्यान में रखते हुए वो टूरिस्ट भी है और वो धार्मिक दर्शन करने के लिए भी आए हैं। सुविधा जो देनी चाहिए इसके बारे में हम सोच रहे हैं। द्वारका है, सोमनाथ है, रामेश्वर है, ऐसे कई प्लेसेस है जिस प्लेसेस में लोग धर्म के लिए जाएंगे और जाते समय वो टूरिस्ट भी बनेंगे, तो उनको कोई तकलीफ़ न हो और आशीर्वाद मिले। वो भी जहाँ अपनी प्रार्थना करे, वहाँ हमारे डेवलपमेंट के लिए भी प्रार्थना करे। ये हमारा अप्रोच रहने वाला है। आप कद्दावर नेता हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर के भारत सरकार में वस्त्र मंत्री तक रहे 5 साल। फिर क्या वजह रही आईटीडीसी के चेयरमैन बनने की? देखिए, ये तो पार्टी की मेहरबानी रही कि हम काम के आदी है। पार्टी का काम गुजरात में हमने हाथ में लिया है और काफ़ी अच्छा कैंपेन वहाँ चल रहा है। लेकिन ऐसा लगा कि आपका उपयोग कहीं ऐसे क्षेत्र में हो जो अभी जिसमें सबके सब गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, तो अनुभव का लाभ टूरिज़्म कॉरपोरेशन को भी मिले। इस हिसाब से एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन मैं यहाँ हूँ और हो सके इतना पार्ट टाइम समय ध्यान में रखते हुए फुल टाइम देकर भी इसकी ब्रांड इमेज को डेवलप करने में, या जो टूरिस्ट है जिसको ध्यान में रखते हुए ऐसा डेवलपमेंट हो कि इंटरनेशनल पेरिटी में हिंदुस्तान के पास जो रिच हेरिटेज, आई डोंट थिंक दुनिया में ये जो है ग्रीस, इजिप्ट और इंडिया, इन पुराना हिंदुस्तान जिसमें पाकिस्तान भी आ जाता है, बांग्लादेश भी आ जाता है और ब्रह्मदेश सिलोन भी आ जाता है, ये ध्यान में रखते हुए ये जो कल्चर रहा, जो इंसानियत का कल्चर का बिल्कुल बेज ग्रीस, इजिप्ट, हिंदुस्तान, इनमें हम भी ये दोनों में से शायद एक जहाज़ को ग्रीस से चलकर इजिप्ट आना हो वो जितना समय लगे,
इजिप्ट से हिंदुस्तान आने में जितना समय लगे, इतना समय रिवॉल्यूशन जो मानवतावादी कल्चर डेवलप हुआ उस समय, मिस्र हो या हमारे ढाका के मलमल हो, कपड़ा जो बनता था उस समय, जो मानवता सभ्यता जिसको हम कहते हैं, उस सभ्यता को ध्यान में रखते हुए इतना रिच हेरिटेज है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास से लेकर ये टूरिज्म कॉरपोरेशन संभाल कर अच्छी चीज़ें दुनिया को दिखाए। इसलिए जो भी हमारे पास एक्सपीरियंस है इसका लाभ यहाँ मिले, इसलिए मैं आभारी हूँ मैडम गांधी का, हमारे अहमद भाई का और टूरिज्म मिनिस्टर का कि जिन्होंने प्रेम से हमको ये जिम्मेदारी दी है। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, केंद्र सरकार में यूपीए की महत्वपूर्ण सहयोगी है तृणमूल कांग्रेस, और तृणमूल कांग्रेस के नेता और पर्यटन राज्य मंत्री सुल्तान अहमद को गहरी आपत्ति है आपकी नियुक्ति पर। देखिए, ये सिस्टम में कोई गवर्नमेंट का प्रोसेस है और वो राज्य मंत्री है, मेरी फ़ोन पर बातचीत भी हुई, खुश थे और आने वाले हैं, मेरे को मिलेंगे। ये एक ऐसे ही जो किसी ने पूछा होगा इसलिए पत्र लिखा होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें 100% जो जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिसीजन है, पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है। और एक मुलाकात में यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी शंकर सिंह वाघेला जी से बातचीत जारी रहेगी। Reports from the capitals of 4 states, Hyderabad, Bangalore, Guwahati and Bhubaneswar. News, views and analysis. State Scan, Monday to Friday, 10:30 a.m. only on DD News. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक मुलाकात में आज हमारे विशेष मेहमान हैं गुजरात के कद्दावर नेता शंकर सिंह वाघेला जी। वाघेला साहब, अब गुजरात की राजनीति पर थोड़ी बात करेंगे। इस साल आपके गृह राज्य गुजरात में चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के। क्या लगता है कांग्रेस इस बार नरेंद्र मोदी का किला ढहा पाएगी? मैं समझता हूँ कि मैं कोई व्यक्ति के बारे में कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन पार्टी ने, मैडम गांधी ने हमको 2012 के इलेक्शन कैंपेन कमेटी की जिम्मेदारी दी है। जब से ही जिम्मेदारी दी तब से हमने, यानी कि सितंबर 2011 से हमने इलेक्शन कैंपेन शुरू किया है। कच्छ में, गुजरात में जो कच्छ इलाका है वहाँ से नवरात्रि का प्रथम दिन था वो, और कच्छ इसलिए हमने पसंद किया कि आज की बीजेपी की गुजरात की गवर्नमेंट का जो करप्शन है वो करप्शन का एपिसेंटर कच्छ रहा है, इसलिए हमने कच्छ में से शुरुआत की है। और मैं समझता हूँ आज तो पूरा गुजरात हिल रहा है, रियल वाइब्रेंट इलेक्शन बोर्ड में आ गया है और आने वाले दिनों में लोग परिवर्तन चाहते हैं। न सिर्फ हम चाहते हैं, बीजेपी के अंदर के लोग भी चाहते हैं, गुजरात की पब्लिक भी चाहती है। और मैं समझता हूँ कि अति हुआ है, अति ज़्यादा, इतना ज़्यादा हुआ है कि ओवर और रियलिटी को कोई संबंध नहीं है। ऐसा मार्केटिंग, जिस मार्केटिंग में विकास, तो विकास का नंबर 1 गुजरात नहीं है। अब तो रिपोर्ट आया कि बिहार नंबर 1 है। यानी कि करप्शन, लोकायुक्त के लिए बीजेपी सरकार भागती है और दिल्ली में हंगामा करते हैं संसद में लोकायुक्त के लिए या लोकपाल के लिए। डबल स्टैंडर्ड पार्टी की जो पॉलिसी है, लोगों के आगे जाकर करप्शन की चीज़ हम एक्सपोज करते हैं। सीएजी का जो रिपोर्ट आया है वो 26,500 करोड़ का करप्शन का एलिगेशन सीएजी का है। वही सीएजी का रिपोर्ट अगर पार्लियामेंट में आता है तो वही अपोजिशन पार्टी यानी कि बीजेपी इतना हंगामा करके प्रजा के लाखों रुपये खराब करके संसद को बंद करवाते हैं। क्या ये मॉरल जिम्मेदारी नहीं है कि गुजरात की बीजेपी गवर्नमेंट को भी वो कहे कि आपके यहाँ भी सीएजी का रिपोर्ट का करप्शन लगा है, आप भी लोकपाल के लिए उसके पक्ष में है तो लोकायुक्त के पक्ष में क्यों नहीं है? आप खाते नहीं है, खाने देते नहीं है तो लोकायुक्त के बारे में क्यों डिले कर रहे हैं आप? यानी कि कई पॉइंट है जिस पॉइंट लोगों के सामने ले जाकर हमने जो रखे हैं, तकरीबन 2 महीने में गुजरात का कोई तहसील नहीं होगा जिसमें पार्टी गई न हो, तहसील वाले कोई तहसील पंचायत की सीट न हो जिसमें हमारे कार्यकर्ता गए न हो। पूरे गुजरात में पार्टी को हमने एकदम मूवमेंट में कर दिया है। वाघेला साहब, आपने कहा कि बीजेपी डबल स्टैंडर्ड की राजनीति करती है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लंबे समय तक आप खुद बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं। क्या वजह रही कि आपने बीजेपी को छोड़ा? देखिए, बीजेपी दो चीज़ों से दुखी है। एक, सत्ता नहीं है इसलिए दुखी है, पावर चखा ही नहीं था,
ये हनी में कितना स्वाद है वो इनको मालूम नहीं था। सत्ता नाम की सुंदरी क्या है। इस सत्ता की सुंदरी के चक्कर में आने के बाद वो पहले कांग्रेस को एलिगेशन करते थे कि कांग्रेस सत्ता में है, यह है करप्शन में, यानी कि पार्टी का प्रेसिडेंट पकड़ा जाता है नोटे गिनते हुए। करप्शन में बीजेपी का मंत्री शराब के प्याली हाथ में लेकर कहते हैं पैसे खुदा तो नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। अरे क्या है ये चेहरा चरित्र चाल बीजेपी की कहाँ गई? यानी कि ये जो पार्टी है पावर में नहीं थी, लोगों को लगती थी अच्छी पार्टी है, मैं भी उसमें से था, लेकिन जब से पावर आया गुजरात बीजेपी में, तब से जो सत्ता की कुर्सी के लिए झगड़ा हुआ वो इसका रूट कॉज रहा। मैं आपने सही फरमाया कि वे भारतीय जनसंघ से राजनीति में आया और भारतीय जनसंघ में कोई बेवकूफ़ आदमी होगा जो सत्ता के लिए इस पार्टी में जाएगा। हम सत्ता के लिए नहीं थे, उस समय भी नहीं थे, आज भी नहीं थे। हम संगठन के आदमी हैं और संगठन इतना अच्छा किया कि आज भी बीजेपी उस संगठन के ऊपर चल रही है। बिल्कुल, चाल चरित्र और चेहरे की बात करती है भारतीय जनता पार्टी। आप भारतीय जनता पार्टी को बहुत नज़दीक से जानते रहे हैं। इस समय नरेंद्र मोदी के खिलाफ गुजरात में कैंपेन उन्हीं की पार्टी में चल रखा है। संजय जोशी को बाहर भी होना पड़ा, रोज पोस्टर वार देखने को मिलता है। पावर, पैसे, प्रतिष्ठा, रेपुटेशन वो डाइजेस्ट करना चाहिए इंसान को। बीजेपी के जितने लोग आज जो पावर में है वो इस पावर को, जो प्रतिष्ठा है वो पोस्ट की वो, और जो रेपुटेशन के हिसाब से इनको डाइजेस्ट करना चाहिए वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। यानी कि ओवर पावर से अपनी ओवर स्मार्टनेस दिखाने के लिए साथियों को भी धक्का मारना, ये जो बीजेपी का कल्चर नहीं था वो कल्चर आज है। मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहूँगा आरएसएस को कि वो रीडलेस संगठन हो गया। बीजेपी नॉन एंटिटी पार्टी बन गई। यानी कि आपका तो था कि सत्ता हमारा साध्य नहीं है, साधन है। अब सत्ता ही साध्य है इनका, साधन तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। करप्शन ही इनका साधन है। इनके लिए अपने दो प्रचारक, इस प्रचारक को जो इनकी डेफिनेशन है कि सादा सीधा सिंपल होना चाहिए, इसमें से कुछ नहीं। सिंपल सादा सीधा आदमी संजय जोशी था, बेचारा ब्रह्मचारी को मारा गया, वो बिना मतलब का, कोई नहीं था, उसका मतलब नहीं था। क्यों? क्या राज वो जानता था गुजरात बीजेपी के लीडर्स का, जिसके लिए इश्यू बनाया गया कि अब मैं नहीं तो वो भी नहीं, मैं हूं या वो रहेगा या मैं रहूंगा। लेकिन आजकल एक और महत्वपूर्ण चीज देखने में मिल रही है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच भी खूब मतभेद सामने आ रहे हैं। देखिए, ये मतभेद नहीं है, अपने व्यूज है। यानी कि एक तो सबसे पहले 2014 लोकसभा, अभी तो 2 साल है, इसके पहले 4-5 राज्यों के चुनाव 2 दिसंबर में है, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, इसके बाद राजस्थान, महाराष्ट्र, 3 राज्य और भी है, आंध्र भी। इसके बाद लोकसभा 2014 में आएगा। बहुत पानी बहने को बाकी है अभी। और मैं समझता हूँ कि 2014 के चक्कर में अभी से बिना मतलब का नॉन इश्यू को इश्यू नहीं बनाना चाहिए। ये सिर्फ मार्केटिंग है। और नीतीश कुमार का व्यूज़ है, अपने हिसाब से इनका व्यू है कि ये होना चाहिए। दूसरा, इनका व्यू है कि अपना हिसाब से ये होना चाहिए। इसमें कोई पार्टी ने ऑफिशियल नहीं कहा कि हमारा कैंडिडेट कौन होगा, पीएम का स्पॉन्सर बीजेपी करेगी या जेडीयू करेगी या कोई भी करेगी। ये अपने व्यूज़ है, अपने व्यूज़ रखने का हर एक को अधिकार है। नरेंद्र मोदी की कार्यशैली पर भले ही सवाल खड़े किए जाएं, लेकिन एक वर्ग का यह भी मानना है कि गुजरात विकास की रेलगाड़ी पर अग्रसर है। 15 साल का बच्चा, लड़का अगर है और 20 साल का होता है और मूछें नहीं उसको निकलती, तो हमको शंका होती है कि क्या गड़बड़ है। गुजरात आज से नहीं, जब से गुजरात बना 1960 से, तब महाराष्ट्र से अलग हुआ था, मुंबई राज्य में से। तो उस समय पूरे देश में महाराष्ट्र राज्य या मुंबई राज्य नंबर 1 था। मुंबई राज्य महाराष्ट्र बना, गुजरात बना, तो महाराष्ट्र नंबर 1 बना, गुजरात नंबर 2। आज तक अगर हम जब तक मुख्यमंत्री थे तब तक गुजरात नंबर 1 नंबर 2 रहा। विकास के बारे में तो उस गुजराती को क्रेडिट जाती है जो एडवेंचरस है, अपने पैसे लगाकर वो कुछ न कुछ करता रहता है। यानी कि उस गुजराती को एक क्रेडिट जाती है जिन्होंने गुजरात का विकास यहाँ नहीं, अमेरिका में भी किया है, इंग्लैंड में भी किया है, अफ्रीका में भी किया है। क्या गुजरात बीजेपी गवर्नमेंट ये क्रेडिट लेगी कि अमेरिका में गुजरातियों का विकास है वो गुजरात बीजेपी गवर्नमेंट के हिसाब से है?
या अफ्रीका में जो गुजराती है, या मुंबई में जो गुजराती है, या दिल्ली में जो गुजराती है, बिहार में जो गुजराती है, यानी कि कलकत्ता में जो गुजराती है, ये अपनी अपनी खुद की ओरिजिनलिटी है। साहस करो, पैसे लगाओ, मेहनत करो, दिमाग लगाओ और पैसे कमाओ, और इसको डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये उस स्टेट की लोगों का डेवलपमेंट है, बीजेपी का गवर्नमेंट का रोल नहीं है इसमें। वाघेला साहब, बड़ा सवाल यह है कि गुजरात में इस साल जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो कांग्रेस वहां चुनाव जीतेगी कैसे? इसकी बड़ी वजह यह है कि अभी हाल में ही आप देखिए जितने भी राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, गुटबाजी के कारण अधिकांश में कांग्रेस हारी है। गुजरात में एक बाई इलेक्शन आया था असेंबली का, अभी 1-2 महीने पहले। 20-25 साल से वो सीट असेंबली की बीजेपी की थी, हम जीते। फॉर योर इंफॉर्मेशन, गुजरात में आज विद इन कांग्रेस पार्टी कोई गुटबाजी नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, सब एक साथ बैठकर निर्णय लेते हैं। 19-20 का फर्क होता है तो किसी के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि ये निर्णय करेगा, और वो जो निर्णय करेगा हम सबको बाध्य होगा। पूरी डेमोक्रेटिक प्रोसेस से सबको साथ बैठाकर प्रोसेस हो रहा है, यानी कि कोई किसी का ये ग्रुप मेरा है, लेकिन मेरिट्स का आदमी अगर नहीं है तो उसको कहते हैं कि वी आर सॉरी, आपका आदमी में दम नहीं है, साइड में रखो उसको। स्पोर्टिली एकदम, यानी कि ग्रुपिज्म की जो बात है गुजरात में आज वो भूतकाल हो गया, पास्ट हो गया। आज कोई ग्रुप गुजरात में नहीं है। इस बार के चुनाव में आपका एजेंडा क्या होगा? हमारा एजेंडा हमने 2 भाग में बांटा है। एक तो पार्टी एज ए मैनिफेस्टो जो कहते हैं वो, दूसरा जो एजेंडा मेन है, पॉजिटिव अप्रोच जो हमारा होगा, वो जैसे वेट है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर। हमने सोचा है कि गुजरात गवर्नमेंट आज जो बीजेपी की है वो पॉपुलर स्टेप लेना चाहती है तो वेट कम करे। गोवा की बीजेपी गवर्नमेंट ने किया, आप कम करिए। इसलिए पब्लिक को हम कहते हैं कि अगर हम शासन में आएंगे तो 30 दिन में गुजरात में पूरे देश में पेट्रोल डीजल जो है सबसे सस्ता मिलेगा। इतना वेट हम रिड्यूस करेंगे। हम पावर टैरिफ जो है वो कम करेंगे। 500 रुपये हॉर्स पावर के ऊपर किसान को पावर देंगे। किसान को 12-14 घंटे बिजली देंगे, अच्छी समय पर बिजली देंगे। 10 लाख बेकार है, इनको हर साल 3 लाख का रेशियो 80% बॉयज़ 20% गर्ल्स के हिसाब से जो भी होगा उसमें हम 10 लाख का रेशियो 3 साल में पूरा अनएम्प्लॉयमेंट दूर करेंगे। हम एजुकेशन और हेल्थ दो बिल्कुल गुजरात में ख़त्म हो गया। इतना करप्शन एजुकेशन में बियॉन्ड इमेजिनेशन, यानी कि कोई सिस्टम बची नहीं है। आज कोई अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है तो उसके पास पैसे नहीं है, सब प्राइवेट, गवर्नमेंट भी प्राइवेट में चली गई। यानी कि इस हिसाब से उस परिवार को अपने बच्चे हायर एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए जो भी गवर्नमेंट की मदद करनी है उसके फीस में, चाहे प्राइवेट में भी वो अपनी कोई बच्चा मेडिकल में एडमिशन लेना है 25 लाख रुपया उसको डोनेशन देना है, हम सरकार की ओर से उसको सुविधा हम देंगे कि 25 लाख रुपया तुम ये करो, कमाकर हमको वापस देना, लेकिन अपने परिवार के ऊपर टेंशन मत बनो। हेल्थ का भी ऐसा गड़बड़ है, इतनी महंगी मेडिसिन, इतनी महंगी मेडिकल प्रैक्टिस, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल को क्रेडिबिलिटी देते हुए कोई भी पेशेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दाखिल होगा उसको मुफ्त में सारवार हो, ट्रीटमेंट हो, और प्राइवेट में अगर जाना है तो उसको एक इंश्योरेंस कार्ड हम देंगे, जिस कार्ड के हिसाब से उसमें सालाना 4 लाख रुपया अगर उसको मेडिकल ट्रीटमेंट में ज़रूरत है तो उस इंश्योरेंस कार्ड के हिसाब से 4 लाख रुपए की सुविधा, उसको अटैक हो, उसको नी रिप्लेसमेंट हो, उसको और किडनी का प्रॉब्लम हो, जो भी प्रॉब्लम हो जिसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं तो 4 लाख तक देने की सुविधा का हमने इसमें सोच रखा है। ऐसे 12 पॉइंट है। 2012 में 12 पॉइंट ध्यान में रखते हुए हमको 2012 में 112 से सीटें ज़्यादा, आउट ऑफ 182 112 से ज़्यादा सीटें गुजरात की जनता हमको दे, इस अपील को लेकर हम चलने वाले हैं। और एक मुलाकात में यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला जी से बातचीत जारी रहेगी। The buzz beyond all the biz in Amchi, Mumbai. The transforming face of Singhara, Chennai. The changing profile of the city of joy, Kolkata. Keep track of the latest developments in these cities on Metro Scan, Monday to Friday, 6:30 p.m. only on TD News. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। एक मुलाकात में आज हमारे विशेष मेहमान हैं शंकर सिंह वाघेला जी।
बीजेपी के पास गुजरात में तो चेहरा है, लेकिन कांग्रेस का चेहरा गुजरात में कौन होगा? क्या चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री का फैसला होगा या फिर किसी को प्रोजेक्ट करके गुजरात में कांग्रेस विधानसभा का चुनाव लड़ेगी? देखिए, ये प्रोजेक्शन का मामला अभी अभी से शुरू हुआ है। दैट इज एंटी डेमोक्रेटिक। चाहे लोकसभा के लिए पीएम का प्रोजेक्शन करो, चाहे सीएम का करो, आपके पास पब्लिक का पूरा भरोसा नहीं है, इसलिए आपको व्यक्ति को आगे करते हो। डेमोक्रेसी सिस्टम में यह है कि आप लोगों के पास जाइए, हमारी पार्टी को वोट दीजिए, हमारे विधायक बहुमत में आएंगे, तब बैठकर अपना लीडर कंसल्टेशन से तय करेंगे। ये सिस्टम है और यही सिस्टम गुजरात में रहेगी। कहा गया किसी ने कि आपके लिए हम प्रोजेक्ट करें, मैंने कहा नहीं, लोग समझेंगे क्या करना है क्या नहीं, लेकिन वोट हमको नहीं देना है, वोट पार्टी को देना है और पार्टी के विधायक तय करेंगे दिल्ली हाईकमान से कंसल्टेशन करते हुए। और मैं समझता हूँ कि गुजरात में यही सिस्टम रहेगी। कोई हम किसी नाम के लिए जाने वाले नहीं है, क्योंकि हम इतने आज एक साथ मिलकर काम करते हैं। इनर कंपटीशन किसी की भी इतनी भी नहीं है। वाघेला साहब कुछ निजी बातें करेंगे। आपके जीवन पर सर्वाधिक असर किसका रहा है? स्वामी विवेकानंद जी और गांधी जी का ज़्यादा रहा। विवेकानंद जी का एक आदर्श के हिसाब से और गांधी जी गुजरात के हिसाब से, खाना पीना, रहना, घूमना, बातें करना, पढ़ना, किसको मिलना, कैसे मिलना, इकोनॉमी, ये सब बातें गांधी जी की आई। और पब्लिक लाइफ में तो जैसे जैसे लोग मिलते रहते हैं, इस हिसाब से अपनी अपनी एक इफेक्ट छोड़ देते हैं। सब में से अच्छाई क्या होती है वो पसंद करके अपने आप को अंदर डालकर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य अच्छे इंसान बनकर जन्मे थे तब कोई जानता नहीं था, मालूम नहीं था क्या करना है क्या नहीं। जब मरेंगे तब कम से कम लोग जाने कि हमारे लिए कोई अच्छा आदमी था जिसने कुछ न कुछ किया। अच्छा काम करके समय पर राजकीय एक्टिविटी से निवृत्त होकर एजुकेशन, सोशो, वो जो एक्टिविटी होती है वो करते करते इतिश्री समय पर हो शांति से, वही हमारी अंतिम इच्छा है। जी, राजनीति में काफ़ी व्यस्त रहते हैं आप वाघेला साहब। जब खाली समय मिलता है तो क्या कुछ करना पसंद करते हैं? मैं पढ़ना पसंद करता हूँ और गाने सुनना पसंद करता हूँ। वो गाने का टाइम 10 साल से बंद है, पढ़ने का टाइम मैं निकाल लेता हूँ। 3-4 साल से शरीर को फिजिकली टाइट रखने के लिए एक्सरसाइज 1 घंटे से 2 घंटा करता हूँ। मेरा चले तो हिंदुस्तान में मैं एक्ट कर दूँ कि 50 साल के बाद 1 घंटे की फिजिकल एक्सरसाइज हर एक को, ही और सी, कोई भी हो, महिला पुरुष कोई भी हो, कंपलसरी होना चाहिए। तो इस हॉस्पिटल के ऊपर जो पूरा प्रेशर आता है और 60-70 साल के बाद जो फिर तीसरा पैर लेकर चलने के लिए घर के ऊपर भी बर्डन हो जाते हैं, फाइनेंशियली बर्डन बढ़ जाता है। इससे अच्छा है कि 1 घंटा निकालो, फिजिकली टाइट रहो और एज को धक्का मारो। एज तो फिजिकल प्रोसेस है, इससे हृदय से कोई संबंध नहीं है। इसलिए बी यंग परमानेंटली, मरो तक जवान रहो, टाइट रहो फिजिकली और मस्तक ऊपर रखो। ऐसा कभी कुछ नहीं करना चाहिए जिससे नीचे देखना पड़े, ऊपर टाइट। ये मैं एक्टिविटी मेरी आज है, कल वही होगी। राजकीय एक्टिविटी से थोड़ा सा समय निकाल कर, हो सके तो निवृत्ति लेकर एजुकेशन, हेल्थ, कुछ रिलीजियस प्लेसेस अच्छा हो, इसके लिए हम मेरा प्लानिंग है अभी से। जी, बहुत बड़ी बात है, अच्छी सोच है आपकी। आखिरी सवाल मेरा है आपसे, यदि इस बार गुजरात में कांग्रेस जीतती है विधानसभा के चुनाव में, तो क्या एक बार फिर आप मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे गुजरात का? दिल्ली हाईकमान के और हमारे विधायक बहुमती आएंगे, वो जो तय करेंगे, इनके हाथ में वो निर्णय होगा। अपने आप मैंने सब, आई एंजॉयड चीफ मिनिस्टरशिप, आई एंजॉयड कैबिनेट मिनिस्टर, आई एंजॉयड ऑल पार्टी प्रेसिडेंट्स। बीजेपी मेरी एक पार्टी थी, कांग्रेस का, यानी कि ये जो मटीरियलिस्टिक बात है जिसको सत्ता कहते हैं, वो उपभोग, कंज्यूम जो होता है, आई डिड इट। और इसके लिए तृप्ति, परितृप्ति है। पावर के लिए वो मेरे लिए दिमाग से वो निकल गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन से इस बातचीत के लिए वाघेला साहब। तो ये थे शंकर सिंह वाघेला जी, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों का बेबाकी के साथ जवाब दिया। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी ठीक इसी समय आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में, देश की एक और बड़ी हस्ती के साथ। तब तक दूरदर्शन की हमारी इस पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।